नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, आज हमारे साथ हैं श्री अरविंद सेन यादव जी। इनका परिचय ये है कि ये भारतीय पुलिस सेवा से डीआईजी पद से सेवानिवृत्त हुए। आप एक आईपीएस भी आप रहे। इस इतने 30-32 साल का आपके नौकरी के करियर के बाद फिर नेता बनना, मतलब ये पूरा सफर आपका कैसे? देखिए, प्रशासनिक जीवन मेरा जो था, वो भी कहीं न कहीं राजनीति से ही प्रभावित था। क्योंकि बाबूजी कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति किया करते थे, बाद में वो समाजवादी पार्टी और बसपा से सांसद हुए हैं। लेकिन मेरा जो ताल्लुकात था, वो आम आवाम से तब भी बना हुआ था जब मैं प्रशासनिक सेवा में था, और आज भी है जब मैं सेवानिवृत्त होकर के आया हूँ, तब भी मैं आम लोगों के बीच में हूँ। मेरे संस्कार में, मेरे आचरण में, मेरे व्यवहार में राजनीति कहीं न कहीं है, और मेरे खून में भी राजनीति है, जिसके चलते मैं इससे अपने आप को विलग नहीं कर पाया, और सेवानिवृत्ति के बाद मैं जनसेवा और लोक सेवा के बीच में के रूप में लोक सेवक के रूप में पहले भी था, आज भी लोक सेवक के रूप में ही आप लोगों के बीच में हूँ। जैसा कि आपके पिताजी 3 बार सांसद और लगभग 6 बार एमएलए रहे हैं, यहाँ से विधायक रहे हैं। क्या आपको इसका, आपके करियर में इसका कोई लाभ आपको मिला हो? निश्चित रूप से कभी इसका लाभ नहीं मिला, हमेशा नुकसान हुआ है इसका, क्योंकि बाबूजी हमेशा विपक्ष की राजनीति करते थे। लिहाजा उसका नुकसान, उसका खामियाजा प्रशासनिक सेवा के दौरान मुझे भोगना पड़ा था, और उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा प्रशासनिक सेवा में, क्योंकि मैं एक विल पावर का धनी, अपने स्वाभिमान का धनी इंसान हूँ। मुझे इससे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन निश्चित रूप से उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। आपका एक शानदार पुलिस सेवा का करियर रहा है। आप प्रोविंशियल पुलिस सेवा से उसके बाद आईपीएस अवार्ड हुए। इस दौरान आपके नेताओं के साथ संबंध आपके? बिल्कुल सामान्य से थे, और मैंने कभी बॉदर नहीं किया इस चीज़ को कि कोई नेता क्या कह रहा है। अगर वो सत्यांश लिए हुए था, सच्चाई लिए हुए था, कोई भी प्रकरण, तो जिसमें सत्यपरक चीज़ें थी, उसी के सापेक्ष में गया था। बिल्कुल, और किसी के कहने में, किसी के दबाव में आकर के मैंने कभी भी प्रशासनिक सेवा में कार्य नहीं किया। और अगर दबाव होता था, इसीलिए मेरी 30-32 साल के जीवन में मेरे 42 ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ऐसी दशा में जब मैं अपने को एडजस्ट नहीं कर पाता था, या नेता मुझको नहीं एडजस्ट कर पाता था, तो मेरा ट्रांसफ़र हो जाया करता था। और जितनी खराब जगहें हो सकती हैं पुलिस सेवा की, उन सारी जगहों पे मैंने सेवा करने का काम किया है, अपना योगदान देने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जितनी सबसे खराब पोस्टिंग हो सकती है, वो मुझे मिली हुई है। लोकसभा चुनाव भी आपने लड़ा। इसमें आपका मतलब हार की क्या वजह है? एक समीकरण बना था, और भारतीय जनता पार्टी के सापेक्ष एक एलर्जी थी लोगों के अंदर, जो फैज़ाबाद में लोगों को एक प्रतिक्रिया थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में, चाहे वो उनके कैंडिडेट को लेकर के रही हो, चाहे राज्य सरकार की और क्या नीतियों और कार्यशैली को लेकर के रही हो, लेकिन कहीं न कहीं एक प्रतिक्रिया आम आवाम में थी, जिसके चलते और एक समीकरण, जातीय समीकरण बना, संविधान की सुरक्षा का वो भी पैदा किया गया, भय पैदा किया गया, जिससे के चलते समीकरण के तहत वोटिंग हुई है, और उसके नाते चुनाव का परिणाम कुछ विपरीत रहा। आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, जबकि पिताजी आपके सपा में भी रहे हैं। तो क्या आपने सपा के साथ भी संपर्क उस समय किया था? नहीं, मैंने किसी के साथ संपर्क नहीं किया, मैंने किसी से टिकट नहीं मांगा, पहले मुझे चुनाव लड़ने का इरादा भी नहीं था। लेकिन अंत में जब मैंने महसूस किया कि चुनाव लड़ना लाजमी है, अन्यथा आप क्या कहते हैं, राजनीति के उसमें चले जाएंगे, अंधकार में चले जाएंगे, लिहाजा मैंने बाबूजी की जो विरासत थी, बाबूजी की जो शुरुआत थी, बाबूजी को राजनीतिक उत्कर्ष देने वाली जो पार्टी थी, जिसने बाबूजी की पहचान बनाई पूरी इंडिया में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, उसी से मैंने चुनाव लड़ना वाजिब समझा। लिहाजा मैंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को चुना और उससे चुनाव लड़ा। इस समय सर आप देख रहे होंगे कि विकास का मुद्दा लगभग राजनीति से लगभग गायब है। जाति धर्म का मुद्दा ठीक ठाक हावी हो गया है। इस पर आपके क्या विचार? देखिए, आज पूरी तरह से आपकी राजनीति, देश की राजनीति, धर्म और जाति और पैसे की दासी बन चुकी है। लिहाजा
उस विषय पे बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो जिस तरह से धार्मिक आडंबर हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करके, जो सांप्रदायिक खाई पैदा कर करके, और जिस तरह से जातियों के बीच में विद्रोह विद्वेष पैदा करके, जिस तरह से आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल करके चुनाव हो रहा है, वो कहीं न कहीं भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए घातक है, और आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम आम आवाम को भुगतना होगा। अभी आपने कहा कि मतलब कई कारण थे, अब उसमें से आपने एक कारण दिखाया, मतलब संविधान का ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि संविधान खतरे में है, ये क्या आप मानते हैं कि वास्तव में संविधान खतरे पे है? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन क्या कहते हैं, एक ज़रूरत से ज़्यादा एक आवश्यकता होती है, उससे अधिक अगर क्या कहते हैं, वो मिला होता, सीटें मिली होती, तो हो सकता था कि अधिनायकवाद का स्वरूप बढ़ता, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ तरमीमी तब्दीली की बात हो सकती थी, लेकिन पूरा संविधान खत्म करने की मादा किसी में नहीं। बताया गया कि संविधान खतरे में है। नहीं, ये बताया गया, ये भय पैदा किया गया, और इसका लाभ मिला, राजनीतिक लाभ मिला उसको। जो संविधान से जुड़े हुए जो लोग लाभान्वित हैं संविधान के चलते, पूरे देश में संविधान की व्यवस्था के तहत जो लोग कहीं से ये संरक्षित और सुरक्षित अपने को महसूस करते हैं, उनके अंदर एक एका गई, उनके अंदर एक भाव गया, और उन्होंने इकट्ठा होकर करके और उत्तर प्रदेश में हुए भाजपा के खिलाफ वोट किया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि कोटा में कोटा, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन में, तो उसके खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुए, बंद का आह्वान भी किया गया। तो मतलब इसके विषय में आपके क्या विचार? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक स्वतंत्र निरपेक्ष एजेंसी है, और हमारी विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका हमारी उसका संविधान का एक अंग है। उसके द्वारा अगर कोई निर्णय लिया गया है, उस पे विचार करके लिया गया है, तो उस निर्णय के सापेक्ष जो लोग लाभान्वित हो रहे होंगे, वो उसका समर्थन करेंगे। जो लोग उससे कहीं न कहीं अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे उस निर्णय से, तो वो उसका विरोध करेंगे। तो ये विरोध जो है, उन उस तबके का होगा, जिस तबके को ये लगता होगा कि कहीं न कहीं हमारे आरक्षण में किसी तरह की गफलत पैदा की जा रही है, या आरक्षण खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसी आशंका के तले इस तरह का विरोध हुआ है, अन्यथा और कोई इसके पीछे कारण नहीं है। आप प्रशासनिक सेवा में भी रहे हैं, फील्ड की आपकी सर्विस भी रही है। आपको मतलब इस अनुभव से क्या लगा कि क्या कोटा में कोटा ज़रूरी है? क्या मतलब ऐसा लगता है? एक कोटे में कोटा ज़रूरी नहीं है, और न लेकिन कोटे में जो जिस तरह से कोटे में कोटा को वो किया गया, तोड़ा गया या जोड़ा गया, उससे कहीं न कहीं आरक्षण से लाभ पाने वालों के बीच में ये मैसेज गया कि आरक्षण को ख़त्म करने की एक प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जो न्यायालय के माध्यम से हो रही है। इस संदेश ने, इस क्या कहते हैं, आशंका ने लोगों में विरोध का भाव पैदा किया है, और इसके पीछे और कोई कारण नहीं। सरकार ने इसको सही से मतलब समझा नहीं पाया, इसलिए ऐसा विरोध ज़्यादा हो गया। ये हम नहीं कह सकते कि सरकार ने इसे नहीं समझ पाया, कि समझने वालों ने नहीं समझा, लेकिन जो एक आशंका है कि आरक्षण में हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया है, आरक्षण को खत्म करने की एक प्रक्रिया की शुरुआत है, इस आशंका के तले ही विरोध हुआ है। आपके ऊपर नौकरी में जब आप सर्विस करते थे, तो उस समय कोई राजनीतिक हस्तक्षेप? मेरी नौकरी के दौरान राजनीतिक हस्तक्षेप हुए, लेकिन ये सच है कि मैंने राजनीतिक हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया, जिसके चलते उसका दंड और ये यूँ कह लीजिए स्थानांतरण मुझे भोगना पड़ा। इस साल की नौकरी में 42 ट्रांसफ़र लगभग। मेरा 3 साल का कालखंड कहीं नहीं पूरा हुआ। मेरे मैक्सिमम कार्यकाल जो 2 साल 8 महीने का है, क्षेत्राधिकारी के रूप में। बाकी मैंने कहीं भी अपना एक जो टेन्योर है प्रशासनिक जीवन का, 3 साल का एक ज़िले का, वो मैंने पूरा नहीं किया। अब ये मिल्कीपुर चुनाव जो हो रहा है, हालाँकि अभी तारीखों का सभी जगह पे तो हो गया, लेकिन अभी तक मौजूदा समय तक अभी मिल्कीपुर का चुनाव का तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। इसको आप कैसे देख रहे हैं?
मिल्कीपुर विधानसभा को के उपचुनाव को जिस तरह से स्पेशलाइज किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं अयोध्या की जो जीत है, उसको लेकर के लोगों के दिमाग में एक भाव पैदा हुआ है। और ये कहीं अगर चुनाव आयोग की भी नज़र से देखेंगे, जो उद्घोषणा हुई है आज उसकी नज़र से देखेंगे, जो प्रशासनिक हम नज़रिए से भी आप देखेंगे, शासनिक नज़रिए से आप देखेंगे, तो ये कहीं न कहीं इस चीज़ का वो पैदा कर रहा है कि अयोध्या की जो जीत है समाजवादी पार्टी की, उसको सत्ता में बैठे हुए लोग या शासक वर्ग किस नज़रिए से देख रहा है, और उसी दबाव के तले, उसी के सापेक्ष आज उद्घोषणा ना होना तारीख की सारे क्या कहते हैं चुनाव आयोग द्वारा, ये कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है। और इसकी आम चर्चा, जन चर्चा निश्चित रूप से होगी, और जब इसकी जन चर्चा, आम चर्चा होगी, तो उसमें फ़ायदे नुकसान किसके खाते में जाते हैं, वो समय में आने पे पता लगेगा। लोकसभा का चुनाव बीजेपी हारी, इसमें आपके क्या राय है? उसके तात्कालिक कारण थे, मैंने आपको बताया, पीडीए का गठन, संविधान के सापेक्ष एक र्यूमर या अफवाह, जिसके से और जातीय समीकरण, ये इन लोगों ने मिल करके, इन तत्वों ने मिल कर करके एक से एक हवा, एक माहौल बनाया। बीजेपी के सापेक्ष, उनके कैंडिडेट के सापेक्ष भी कुछ शिकायतें थी, लिहाजा एक माहौल बना और उस माहौल ने सपा को जीत दिलाई। अवधेश प्रसाद से जी इस समय बहुत दिन से वो राजनीति में हैं। क्या मिल्कीपुर के लिए उन्होंने कुछ किया है? इस विषय में तो आप आम आवाम से पता कर सकते हैं। मुझे तो अभी यहाँ आए हुए मात्र 1 साल हुआ है, तो लिहाजा हम उस पे कुछ नहीं कर सकते। मिल्कीपुर की विधानसभा में उन्होंने कौन-सा काम आज विधायक के रूप में किया है, 12 से 17 तक और 22 से 24 तक। ये आम आवाम के बीच में जब आप जाएँगे, तो आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने क्या विकास किया और क्या कार्य किया, क्या नहीं किया। ये आपको आम आवाम से ही ज़्यादा प्रतिक्रिया लेकर के उनके विचार जान करके आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। सरकार कानून व्यवस्था के लिए ठोक दो की नीति पर काम कर रही है। क्या आप पुलिस सेवा में अधिकारी रहे हैं? आपके विचार क्या हैं? देखिए हमारा देश कानून सम्मत देश है, कानून से चलता है, न्यायपालिका के सापेक्ष चलता है। जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, जो हमारी न्याय संहिता बनी हुई है, उसके तहत हमारा हमारा हमारी व्यवस्था चलती है। लेकिन जिस तरह से कुछ घटनाएँ घटी हैं, उनको लेकर के अगर आप न्यायिक प्रक्रिया में जाते, तो ज़्यादा बेहतर होता। बशर्ते कि उनके सापेक्ष जो कार्रवाई हुई, वो कहीं न उचित है कि नहीं उचित है। ये इसके लिए एक हमारा फोरम बना हुआ है न्यायपालिका का। अगर किसी को लगता है कि कार्रवाई उचित नहीं है, तो न्यायपालिका में जा कर के इसके इसके सापेक्ष एक अब अपने को प्रस्तुत कर सकता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, वहाँ से उसको न्याय मिलेगा। लेकिन अगर फौरी तौर पे आप देखते हैं, प्राथमिक तौर पे आप देखते हैं, तो ये प्रक्रिया बहुत उचित नहीं कही जा सकती। समय एनकाउंटर हो रहे हैं और एक जाति विशेष को ज़्यादा एनकाउंटर करने के आरोप भी सरकार के ऊपर लग रहे हैं। आप इसको कैसे देखिए ये आरोप जब आप कितने इनकाउंटर्स हुए हैं, उनके इनकाउंटर्स में जब आप उनको संप्रदाय की दृष्टि से देखेंगे, जब आप उसको जातीय दृष्टि से देखेंगे, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, उनका वर्गीकरण करेंगे और संख्यात्मक नज़रिए से देखेंगे, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस जाति के लोगों का ज़्यादा इनकाउंटर हुआ है और क्यों हुआ है। तो इनकाउंटर के पीछे उनका किन लोगों का जिनका इनकाउंटर हुआ है, उनके आपराधिक इतिहास क्या है, उनका चरित्र क्या है, उनकी शोहरत-आम क्या है, ये सारी चीज़ें विश्लेषण का विषय है। या और किस तरीके से उनका इनकाउंटर हुआ है, ये सब कहीं न कहीं जब न्यायिक प्रक्रिया में लोग जाएँगे, न्याय माँगने लोग जाएँगे न्यायपालिका के पास, तब निश्चित रूप से इसकी समीक्षा होगी और तभी स्पष्ट होगा कि जो कार्रवाई हुई है, उचित है कि नहीं है, किस जाति विशेष के खिलाफ हुआ है, नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो उनके सारे आंकड़े लेकर करके लोगों को न्यायपालिका में जाना चाहिए। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि न्यायपालिका लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। ये इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? इसके बारे में तो मुझे मेरी कोई वो ही नहीं है कि मैं क्यों कहूँ, जिसके साथ अन्याय हुआ अगर वो मैं न्याय माँगने नहीं जाएगा, तो फिर न्याय मिलेगा उसको कैसे?
इस समय अभी बहराइच का ताज़ा मामला है, वहाँ सांप्रदायिक हिंसा हुई है। एक वहाँ ऐसा आ रहा है कि शायद पुलिस फेल्योर है वहाँ, इस वजह से वहाँ हिंसा भड़की। आप एक पुलिस अधिकारी होने के नाते इसको कैसे लेते हैं? क्या अपील करते हैं? देखिए, कहीं भी किसी तरह का अगर लोक व्यवस्था में ह्रास होता है, गिरावट होती है या लोक व्यवस्था भंग होती है, तो निश्चित रूप से उसके लिए स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ज़िम्मेदार माना जाता है। क्योंकि लोक व्यवस्था की मूल ज़िम्मेदारी जिलाधिकारी की है और उसकी पुलिसिया व्यवस्था की ज़िम्मेदारी पुलिस अधीक्षक की है। तो इसलिए अगर यहाँ कहीं किसी तरह की कोई घटना हुई है, हिंसात्मक घटना हुई है, सांप्रदायिक घटना हुई है, तो उसके लिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन जो लोक व्यवस्था का व्यवस्थापक है, वो उसकी कमी मानी जाती है। ये थे हमारे साथ श्री अरविंद सेन जी। आप देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।